नेक्स्ट इज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री बहुत सिंपल सा चीज है, आप घर पे कैलोरीमीटर बना सकते हो, ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसको मेजर करते हैं, हम हीट को मेजर करते हैं। कैलोरीमेट्री एक डिवाइस है कैलोरीमीटर, और कैलोरीमेट्री को अगर बोला जाए तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ व्हाट, विच डील विथ हीट ट्रांसफर, एंड बाय डूइंग दिस वी आर एक्चुअली मेजरिंग द हीट। और ये नाम कैलोरीमेट्री इसलिए आया क्योंकि हीट का यूनिट कैलोरी होता है, तो वहां से ये नाम आया। इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत साधारण प्रिंसिपल है। ये बोलता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा गया है, मतलब वो किसी दूसरे चीज के साथ अपना हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो अगर दो सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाया जाए, मान लो इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, जब इन दोनों को आप कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होने लगेगा। बॉडी ए जो है ये लॉस करेगा हीट, इसमें हम लोग बोल सकते हैं हीट इट लॉस्ट, और ये जो है ये हीट को गेन करेगा। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय फर्स्ट सब्सटेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय अनदर सब्सटेंस। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। इज इट ओके और नॉट? जिस सब्सटेंस जिस डिवाइस में हम लोग ये सब कुछ मेजर करते हैं उसको कैलोरीमीटर कहते हैं, और इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कहा जाता है कैलोरीमेट्री। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं यहां से। यहां पे बोल रहा स्फीयर ऑफ 0.047 kg of aluminium is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water, and so that its sphere temperature raised to 100 डिग्री सेल्सियस। सो एक स्फीयर है एल्यूमिनियम का, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू 0.15 kg कॉपर कैलोरीमीटर। अब ये एक कॉपर के कैलोरीमीटर में डाल दिया गया। My screen is visible or not, please? Hello? Yes, sir. Okay. So इस कॉपर का एक कैलोरीमीटर मतलब एक छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, जिसका वेट कितना बोल दिया है, इसका वेट बोल दिया है 0.15 kg, और एल्यूमिनियम का वेट बोल दिया था 0.047 kg, और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। ओके, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, इस कैलोरीमीटर के अंदर वाटर है, दिस इज H2O, और इस वाटर का वेट कितना है 0.25 kg। ठीक है, और इस वाटर और कैलोरीमीटर का ओवरऑल टेम्परेचर, क्योंकि साथ में है ना ये दोनों कांटेक्ट में, तो इनका ओवरऑल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अप टू दिस क्लियर और नॉट? यस सर। अब क्या किया गया, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये एल्यूमिनियम का छोटा सा बॉल है, देख सकते हो कितना ग्राम का है, सिर्फ 47 ग्राम का है। अब इसको क्या किया गया, इस पानी के अंदर डिप कर दिया, ये यहाँ चला है, और जब यहाँ आएगा उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा गया कि इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा रहता है एक्चुअली, जो इसका टेम्परेचर मॉनिटर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ देर बाद इसका टाइम देखा गया कि अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, 23 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड कॉपर जो है वो आप इस टेबल से ले सकते हो। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज दिस मच एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज दिस मच। एल्यूमिनियम का 900 है, 900 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। दिस इज क्लियर और नॉट? क्वेश्चन सर हम्म सर अच्छा, कोई भी कंडीशन में हम सॉल्व करेंगे तो 900 का आंसर आएगा। 900 के आसपास आएगा ऑब्वियसली, एग्जैक्ट तो नहीं आता ना, क्योंकि ह्यूमन एरर होगा। ठीक है, आसपास का आपका एटमॉस्फेयर में चेंज की वजह से टेम्परेचर चेंज होगा, 900 के आसपास आना चाहिए। सो प्रिंसिपल बहुत सिंपल तो है। इसमें स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे ना। हाँ, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ये हम लोग करेंगे।
ये सिंपल सा एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हीट लॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, कितना हीट लॉस्ट किया है कैसे पता चलेगा? तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एल्यूमिनियम बॉल का पहले टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस और बाद में टेम्परेचर हो गया है 23 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे डेल्टा टी मिल जाएगा, isn't it? Yes, sir, 77 Delta T degrees will be Celsius. 100 minus 23 which is equal to 77 degree Celsius. This is delta T, ठीक है। अभी सर ये नेगेटिव में होगा ना? सॉरी, हाँ केल्विन में भी सेम, सर केल्विन में भी तो सेम आता है, 77 केल्विन हो जाएगा। दोनों को आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करो फिर सब्ट्रैक्शन लो, सेम आएगा। डेल्टा के लिए टी अलग तो हो जाता नेगेटिव था। होना चाहिए। हम्म, सर डेल्टा टी तो नेगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि हीट लॉस हुआ है तो। हाँ उसके लिए नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन अगर अमाउंट लोगे ना, हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये ले रहे हैं हम लोग, हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं इसलिए नहीं लिए, चेंज इन हीट। सो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू, मैं डेल्टा क्यू लॉस्ट लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, इफ यू रिमेम्बर एम एस डेल्टा टी, ये फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया था ना, ये फॉर्मूला आता था Q इज इक्वल टू एम एस टी, Q इज इक्वल टू एम एस टी, एकदम याद रखो। यस सर। एम यस यहाँ सर। पे हो जाएगा मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा एल्यूमिनियम का, और डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। सो दिस विल इक्वल टू 0.047 kg, सब SI में कन्वर्ट कर लो। डेल्टा एस विल बी इक्वल टू जो भी निकालना है हमें, एंड डेल्टा टी विल बी 77। सो ये हमारा हो गया हीट लॉस्ट। अब हीट गेन जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, वो होगा हीट गेन करेगा वाटर और हीट गेन करेगा कॉपर, क्योंकि दोनों है कैलोरीमीटर में। कॉपर कितना गेन करेगा, वाटर कितना गेन करेगा, मैं इसको W लिख रहा हूँ, SW डेल्टा टी, and this will be MCU SCU delta T. So everything is given, just substitute the values, just substitute the values. So water के लिए कितना था, 0.25 था शायद, and it will be 4.18 specific heat into 10 to the power 3, and delta T will be 77. और कॉपर के लिए था 0.14 इंटू इसका स्पेसिफिक हीट अगर हम लोग कन्वर्ट करें 0.386 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 77। सो इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा Cu प्लस वाटर, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इन सबको, 0.25 इंटू 4.18 10 टू द पावर 3 प्लस 0.14 इंटू 0.386 into 10 to the power 3 into 77. So that will be equal to delta Cu aluminium. और इसका वैल्यू जो भी था 0.047 into S aluminium into 77. 77 कट जाएगा दोनों तरफ, और ये बाकी सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम मिल जाएगा। If you go ahead and calculate it, it is 0.911 into 10 to the power 3 जूल पर kg पर kg। सर ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। हाँ कॉम्प्लेक्स, अब तुम सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन तो है ना सिलेबस का, ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो देखो 900 के आसपास आया, 911 जूल के आसपास आ गया, दैट इज ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर। कैलोरीमीटर का एप्लीकेशन समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल एक आता है एग्जाम में, एक न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करके देखना, बहुत क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये समझ में आया कि नहीं एनीवन? कोई डाउट, कैसे निकालेंगे इसमें? हेलो सर यस सर, मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सो आपको पता है मैटर का सर एक चीज बोलना था सर। बोलो। सर इसमें जब निकालने के लिए देगा तो इसमें हम लोग को दो तीन चीज मतलब दोनों मटेरियल के बारे में डिटेल्स दे देगा ना? डिटेल्स दे देगा बिल्कुल,
जो अननोन वो नहीं होगा, और जो नोन चीजें हैं वो आपको दे देंगे। जैसे कि इसमें वाटर के लिए और कॉपर के लिए स्पेसिफिक हीट दे देगा पहले से। ओके सर। Next is change of state. You know about the three basic state of matter, which is solid, liquid and gas. और आपको पता है कि सॉलिड में जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस बनता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग को रियलाइज करना चाहिए इसके साथ साथ। वो ये है कि सपोज करो कोई एक चीज सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल आइस। आप ये घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो यूजिंग अ सिंपल थर्मामीटर एंड अ ग्लास ऑफ वाटर विथ हीट। सर वो लैटेंट हीट? नो नो नो, लेटेंट हीट थोड़ी देर बाद आएगा। लेटेंट हीट यहाँ पे, सपोज करो इसमें पानी भरा हुआ है और इस पानी में आपने पहले बहुत सारा आइस डाल रखा है, और यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा के आप इसका रीडिंग भी ले रहे हो टेम्परेचर का, ठीक है। सो आप देखोगे क्या ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे कि जब तक ये सारे आइस जो हैं, पहले मान लो ये सारे आइस ब्लॉक ही थे, जब तक ये सारे आइस ब्लॉक वाटर में पूरा तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जा रहा है तब तक इसका टेम्परेचर फिक्स्ड रहेगा, विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब तक सारे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर तो 0 डिग्री ही है, भले आप इसको हीट करो, बाहर से हीट डाल दो, कुछ भी करो, इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। हाँ, मेल्ट होने लगेगा, सारे आइस मेल्ट होने लगेंगे, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक सारे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि मैंने हीट करना स्टार्ट किया बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। सर टेम्परेचर, वो एनर्जी उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए चला जाता है। यस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ सारे जो मेरे सॉलिड थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये जो स्टेट था ये फॉर सॉलिड था। जैसे ही सारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, कब तक बढ़ेगा? जब तक ये लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू ना हो जाए, और इसका एक मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से ये लिक्विड जो है ये वेपर स्टेट में जाना शुरू कर देता है, और ये वेपराइज होता रहेगा, गैस में कन्वर्ट होता रहेगा। उस वक्त इस वाटर का आप टेम्परेचर आप चेक करके देख लो, ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जब तक सारा पानी वेपराइज नहीं हो जाता तब तक उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता, अगर उसमें कुछ इंप्योरिटी ना मिला हो तो। इंप्योरिटी वाला चीज क्लास 12 के लिए छोड़ दो। सो हमने इसमें क्या समझा? दैट टेम्परेचर of a particular state is fixed and for another state it is another। जैसे सॉलिड जब था तो 0 से ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं पा रहे थे, उसी तरह जब ये लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो रहा तो लिक्विड का टेम्परेचर आप कभी 100 से ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते। उसी तरह जब ये वेपर बन जाएगा तो वेपर का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसका भी एक फिक्स्ड हो जाएगा एट सर्टेन टाइम। सर अबाउट चेंज ऑफ स्टेट। यस। सर लेकिन जब हम पानी को हीट करते हैं तो पानी का टेम्परेचर तो बढ़ता है, तभी तो वो गर्म हो जाता है। बढ़ते बढ़ते कितना होता है? वही तो हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं ना ग्राफ में। लिक्विड, ये लिक्विड बन गया, यहाँ पे सारा लिक्विड बन गया। लिक्विड बनने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सो सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जब वो वेपर में कन्वर्ट मैक्सिमम स्टेट में होने लगा उस वक्त उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब नहीं चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द फाइनल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट। और इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट। Yes, melting temperature. So this is called boiling point in short. This is called सर फिर जब पूरा लिक्विड जो है वेपर में बदल जाएगा फिर टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा ना? हाँ, फिर 100 से ज्यादा हो जाएगा। वेपर का टेम्परेचर आप 100 से ज्यादा कर सकते हो, ठीक है।
अब यही मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग थोड़ा इसको रीड करना खुद से। ये जो स्टेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो कि सॉलिड से सब कुछ लिक्विड में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। तो फिर क्यों सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है? ये क्वेश्चन साइंटिस्ट के दिमाग में आ सकता है कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो रहा है ना? यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ एक अनदर टाइप का हीट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट। सो लैटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट lost or gained by a substance during state transition। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा हीट ऐड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। ये लैटेंट हीट डिपेंड कर रहा है किस तरह का स्टेट चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। वो अभी हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे उसका। तो बहुत सारे डेफिनेशन है। मेल्टिंग किसको कहते हैं आपको पता है? कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। यस सर। इवापोरेशन क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड इवापोरेशन। बट कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर at maximum possible temperature, that is called boiling. एट बॉइलिंग पॉइंट। Okay, that is called boiling. What is sublimation? Conversion of solid सर direct। एक चीज पूछना था सर, बोलो। इवापोरेशन और बॉइलिंग में से डिफरेंस क्या हुआ? इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, लेकिन बॉइलिंग क्या होता है? एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। इवापोरेशन में क्या हो रहा है? किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो इवापोरेट करते रहता है, लेकिन बॉइलिंग वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उस वक्त। एक्चुअली बॉइलिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है, वेपर प्रेशर मैंने अभी नहीं बता रहा था। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन बॉइलिंग स्टार्ट। और इसको कहा जाता है मैक्सिमम इवापोरेशन होता है यहाँ पे। मैक्सिमम लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है इस टेम्परेचर, और इस कंडीशन पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। इज इट ओके नाउ? यस सर। सब्लिमेशन क्या होता है? इसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में लिक्विड नहीं आता। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? एनीवन नो? ड्राई आइस, ड्राई आइस। Yes, Dry dry ice. ice. Dry ice are directly converted into carbon dioxide without going to the state of liquid. So इस तरह के ट्रांजिशन को सर वो धुआं करने के लिए यूज करते हैं स्टेज में। हाँ उस तरीके से सोच सकते हो। इसका और भी बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, नॉट ओनली दैट। ठीक है, तो इसी तरह लेटेंट हीट जो होता है हमारा, लेटेंट हीट मैंने बताया, इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर per unit mass of change of state is called latent heat. So latent heat is obviously it is depend on mass, ठीक है ना? So Q is equal to ml होता है। So mass of the substance L is called the latent heat. It is depend on mass. So latent heat को अगर बोलोगे so it is Q by L. Sorry, Q by M. This is the relation. Okay. यहाँ पर एक चीज मैंने नहीं लिखी है, ये तुम लोग थोड़ा पढ़ लेना। अब मैंने जितना सारा पॉइंट बताया उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन होगा, लेटेंट हीट ऑफ दिस दैट, ये सब कुछ होता है। ये एक चीज देख लोगे तुम लोग। और एक चीज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ लेना, विच इज कॉल्ड योर डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्लीज ये जो मैं होमवर्क देता हूँ इसको कंप्लीट किया करो लोग। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, प्रेशर विल अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक मैं एग्जांपल अगर पूछूं आप लोगों से तो बता सकते हो। मान लो ये क्यूब ऑफ आइस है और इसको मैंने ऐसे दो स्लैब के ऊपर रखा हुआ है।
स्लैब ऑफ आइस को ऐसे रखा है मैंने, और एक मेटल का, अगर मैं मेटल का स्ट्रिंग ले लूं इधर से इधर की तरफ, और इसमें एक हेवी वेट लगा दूं दोनों में, सपोज 10 kg, देन व्हाट हैपन? तो यहाँ से कट जाएगा शायद। यस, व्हाट हैपन, धीरे धीरे क्या होगा, ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आने लगेगा, इसको काटते हुए नीचे की तरफ आने लगेगा, और फाइनली क्या होगा, इट आउट फ्रॉम हियर, ये नीचे। ब्लॉक कट जाएगा। लेकिन ब्लॉक कटेगा नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंस। ब्लॉक को, इसको हटाने के बाद देखोगे ब्लॉक वैसे का वैसा है, ये स्ट्रिंग नीचे पास हो जाएगा। Can anyone answer, justify why this happened? अनंत, ये सब प्रैक्टिकल क्लास 7-8 में पढ़ाया जाता था, छोटे एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा इसलिए होता है कि जहां नहीं पढ़ाया गया ना। करते हो, जहां हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, वहां ड्यू टू प्रेशर टेम्परेचर वहां का बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से वहां का आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये स्ट्रिंग वहां से नीचे चला जा रहा है। स्ट्रिंग जैसे ही नीचे जा रहा है, ऊपर का टेम्परेचर वापस कम हो जा रहा है, और वो वापस वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वापस जुड़ जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा पिघल रहा है, फिर ये जैसे ही स्ट्रिंग नीचे पहुंचा, ये वापस से आइस में कन्वर्ट हो, समझे? तो ये प्रेशर का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट है। इसलिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया कि प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना, स्टडी मटेरियल्स में ऑलरेडी भेज दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, विच इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे बॉइलिंग तीनों फेज जो होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, ये तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? So it is the temperature at which all the three state of matter coexist at a given temperature, at a given pressure is called your triple point. For example, water के लिए जो triple point होता है वो होता है, ये याद रखना, temperature 273.16 Kelvin and pressure 6.11 into 10 to the power minus 3 Pascal. मैं रिपीट, और समझ में आया? सर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना? कैसे? क्यों सर? 273.16 केल्विन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री होगा, और प्रेशर जो है बहुत कम है, देख सकते हो, 6.11 इंटू 10 टू माइनस 3 पास्कल। तो वो प्रेशर, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, इट इज द टेम्परेचर एट विच all three state of matter coexist at a given pressure. तो यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल, ये वाटर के लिए है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ है। तो देख सकते हो इस प्रेशर पे क्या हो रहा है, ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस ग्राफ से मैंने इसको ब्लू ग्रीन से बनाया। फिर जो ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में रह के वेपराइज भी हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को देखूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो ये पहले सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड था, सॉलिड से ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिक्विड की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद ये फिर ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्राफ में, ठीक है। अब इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक ऐसा कंडीशन आ रहा है कि ये सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि ये ग्राफ दिखा रहा है। ये सॉलिड था, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर योर ऑल द थ्री स्टेट्स आर कोएग्जिस्ट। सिंपली जस्ट का डेफिनेशन याद रखना, और ये वैल्यूज कुछ याद रखना, यहां से न्यूमेरिकल दे सकता है। सिमिलरली फॉर लुक, for carbon dioxide it is also given here, so this will approximately your
ट्रिपल पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which is minus 56.6 degrees Celsius. And when the pressure is how much? Yes, sir. Pressure is 5.11 atmosphere. ओके फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग. हीट ट्रांसफर, ये आप लोगों को पता है हीट कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में. 3 मेथड होते हैं. 3 ways. कहा जाता है कंडक्शन, दूसरा को कहा जाता है कॉन्वेक्शन और तीसरा को कहा जाता है रेडिएशन. इस फिगर में सब कुछ है. कंडक्शन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर किसी मटेरियल मीडियम से पास होता है हीट बिटवीन टू सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल एक आयरन, Yes, sir. तो उसका एक एंड को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हीट जो होगा वो इस एंड से इस एंड में ट्रांसफर होगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाय मींस ऑफ कंडक्शन. दूसरा है कॉन्वेक्शन. कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि हीट जहां फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो पार्टिकल भी टू फ्लो. ग्रेविटी और अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह खुद जाते हैं और जाके हीट को पहुंचा के आते हैं. ठीक है, Yes, sir. लाइक इट इज जस्ट लाइक कुरियर सर्विस. ठीक है, कुरियर सर्विस. जोमेटो में आपने ऑर्डर किया खाना, जोमेटो का बाइक वाला खाना पिज्जा लेके आया, तुम्हारे घर तक पहुंचा के चला गया. इसको कहते हैं कॉन्वेक्शन. फॉर एग्जाम्पल वाटर को जब हम लोग बॉईल करते हैं या हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर का नीचे वाला मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर जाता है और ऊपर से ठंडे मॉलिक्यूल को, Yes, sir. Yes, sir. फिर ये ठंडा मॉलिक्यूल गर्म होता है, फिर ये ऊपर जाता है और फिर ऊपर से फिर एक ठंडा मॉलिक्यूल नीचे आता है. तो खुद अगर आप जाके आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, डोर टू डोर जाके आप गर्म कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन. और रेडिएशन तो आपको पता ही है, रेडिएशन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो पता है आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, प्रोड्यूस कहीं होता है पहुंचता कहीं है, बीच में मीडियम से फर्क नहीं पड़ता उसको. जैसे कि सनलाइट, सन हमारे पास से करोड़ों मील दूर है लेकिन आके यहाँ पे हम लोग को हीट प्रोड्यूस करके जाता है अर्थ पे बाय मींस ऑफ रेडिएशन. सर तो इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल मूव करता है, हीट मूव करता नहीं है. नहीं नहीं नहीं, पार्टिकल मूव नहीं करते, एनर्जी मूव करता है. एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ रे मूव करता है, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाता है. और वेव आपके लिए आपको क्या पता है, मटेरियल मीडियम की तो जरूरत नहीं है हम लोग को. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मटेरियल मीडियम जरूरी नहीं है, विदाउट मीडियम ये ट्रांसफर होता है. मतलब डायरेक्टली एनर्जी ट्रांसफर होता चला जाता है पार्टिकल्स में. हाँ एग्जैक्टली, डायरेक्टली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रांसफर होके हम लोग तक पहुंच जाता है. तो इसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ बताया है. कॉन्वेक्शन जो होता है, ये एक थोड़ा सा और सुन लो. कॉन्वेक्शन 2 तरह के होते हैं. कॉन्वेक्शन नेचुरल होता है, जैसे कि जिसमें ग्रेविटी इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, जो मैंने कहा वाटर के बारे में. पानी ऊपर गया, फिर ऊपर से क्या हुआ, ठंडा पानी अपने आप ग्रेविटी की वजह से नीचे चला है, इसको कहा जाता है नेचुरल. यस सर. और फोर्स कॉन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे कुछ पंप लगा दिया हमने, पंप लगा दिया, अब ठंडे पानी को ऊपर भेज, गर्म पानी को ऊपर भेज रहे हो, ठंडे पानी को नीचे ला रहे हो फोर्सफुली. जैसे हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है पंप की तरह काम करता है. ये हमारे क्या शरीर में क्या होता है, टेम्परेचर को बैलेंस कैसे करता है, बाय मींस ऑफ पंपिंग, फोर्सफुली भेजता है, कॉन्वेक्शन करता है. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ यस सर. सिंपल. एंड ये जो दिख रहा है आप लोग को डे एंड नाइट में कैसे हीट ट्रांसफर होता है, दिस इज बाय मींस ऑफ कॉन्वेक्शन. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पानी जो है ना, पानी देर से गर्म होता है, तो यहाँ पे दिन के वक्त ये पार्ट क्या होगा, ये हॉट होगा और ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा. ये सब नो, हॉट एयर जो है यस सर. है, हॉट एयर ऊपर की तरफ उठा, ऊपर की तरफ उठा, और ये ठंडा पानी है तो यहाँ पे एयर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये गर्म हवा यहाँ से इधर जाता है और इस पोर्शन को गर्म करता है, और यहाँ से ठंडा हवा ब्रीज की तरफ जाता है. रात जब होता है ना, तो रात को इसका उल्टा काम होने लगा. रात को क्या हुआ, अभी मैंने बताया था ना, वाटर देर से ठंडा होगा, तो अब ये हॉट है और ये कोल्ड है. यस सर. यस. तो यहाँ पे एयर नीचे आने लगा और यहाँ पे एयर ऊपर जाने लगा, तो अब ये उल्टा ट्रांसफर होने लगा. सो रात में जो बीचेस हैं वो गर्म होते हैं और दिन में जो बीच होता है, मतलब समुद्र का किनारा होता है, ये ठंडा होता है. इज अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट. तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं. लास्ट इज रेडिएशन. यू नो अबाउट रेडिएशन. यहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक है ना.
ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन थोड़ा सा तुम लोग इसको पढ़ लेना, मैं सिंपल सा एक तरीके से बताऊं इसको। इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना के भेजूंगा, जस्ट सिंपली सुन लो ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी जो होता है, इसका दो चीज याद रखना। ब्लैक बॉडी इज गुड एमिटर एज वेल एज गुड एब्जॉर्बर। ओके, व्हाई ब्लैक बॉडी इज गुड एमिटर? कैन एनीवन नो अबाउट दिस ब्लैक बॉडी सिस्टम? So heat absorb करेगा इसीलिए। समथिंग इज ब्लैक, इट मीन्स दैट परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, वो सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, सबको एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन हम लोग को तो सिर्फ विजिबल Yes sir. है अपने आंखों से, वही विबग्योर दिखता है हमको। हमको इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है हमारे आंखों को। तो Yes sir. मीडियम, अगर कोई बॉडी इन सबको एब्जॉर्ब कर ले और हमारे आंखों के पास कुछ भी ना पहुंचे, तो हमें वो बॉडी कैसा दिखेगा? मान लो ये एक बॉडी है और ये बॉडी पे लाइट गिर रहा है चारों तरफ से, लेकिन यहाँ से जो रेडिएटेड रे है ये हमारे आंखों तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं पहुंचने दे रहा होगा? इसका दो रीजन हो सकता है। पहला तो ये कि इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया होगा जो एब्जॉर्ब कर ले रहा हो, और मान लो बीच में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब ये सारा रे जो इसके ऊपर गिर रहा है ये खुद एब्जॉर्ब कर ले रहा है। Yes sir. So black means a substance which can absorb all the radiations or rays. तो सारे रे जो होते हैं यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सो इट इज अ गुड एब्जॉर्बर। एज वेल एज अगर मैं इसको हीट अप करूं, इसको मैं अगर ब्लैक बॉडी को बहुत ज्यादा हीट किया जाए, देन व्हाट हैपन, इट एक्साइटेड, इजंट इट? क्योंकि इसका क्या होता है, देखो ये एनर्जी स्टेट काफी हाई होता है, तो यहाँ से जो भी रे आते हैं ये सबको एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया इसका एनर्जी स्टेट। अब जब आप इसको हीट करोगे तो ऊपर और कोई स्टेट नहीं है, तो ये नीचे जंप करेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे जंप करेंगे तो ये सारा रे वापस इमिट करने लगे। सो इट इज सर तो फिर दिख जाएगा, इट इज अ फिर गुड, तो दिखने लग जाएगा। यस। सो यहाँ पे वही एक ग्राफ बनाया गया है, वेवलेंथ वर्सेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है वेवलेंथ का एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं। तो एक ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल फिगर है ये, यहाँ आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 10,000 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स? So 100. 1000 नैनोमीटर्स 10⁻⁻10 होता है और 9 होता है, और ये हो जाएगा 4000 नैनोमीटर्स। और इसके इधर में आपका क्या हो जाएगा, ऐसे 1000 है तो इधर मान लो 200 300 100 नैनोमीटर होगा यहाँ। तो हमारा वेवलेंथ जो है विजिबल रेंज वो यहाँ से होता है ना 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, मैंने बार बार बोला है, याद कर लो अब। सो ये देखो ये Yes sir. Yes sir. विजिबल रेंज को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसीलिए जो बॉडी है ब्लैक दिखाई देता है। ये विजिबल लाइट है, ये आर्क का लाइट है। आर्क, जब आर्किंग होता है ना, फ्लैश ग्लो करता है काफी जोर से, दैट इज योर आर्किंग। आर्क का रेडिएशन कुछ हाई होता है यहाँ पे। तो ब्लैक बॉडी इज समथिंग विच कैन एब्जॉर्ब होली और एमिट होली। इसके बाद यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, आई विल गिव यू अनदर लेक्चर ऑन इट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार? No sir. अनंत, आइली? No, sir. Then black body radiation and thermodynamics, sorry, black body radiation तुम लोग पढ़ो, thermodynamics and kinetic theory of gas, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट मंडे पढ़ेंगे। इन द मीन टाइम आई सेंड यू 2 or more lectures on waves and oscillation. Okay, so please go through that, and if you face any problem then मुझे पढ़ के इमीडिएटली ग्रुप में मैसेज करो, हम लोग ग्रुप में इसको सॉल्व करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके? Yes. Yes sir. Okay then, good night. Good night sir. Thank you sir. Bye sir.